आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। आज का पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। यह पाठ कक्षा 9वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज में संकलित है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म सन 1922 को जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। हरिशंकर परसाई जी का निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पांवों में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि
इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा पर पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं
जानते हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। शब्द संपदा, उपहास, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली हंसी, आग्रह, पुनः पुनः निवेदन करना, क्लेश, दुख, तगादा, तकाजा, पनहैया, देशी जूतियाँ, बिसरना, भूल जाना, नेम, नियम, धर्म, कर्तव्य, बंद,
फीता, बेतरतीब, अव्यवस्थित, ठाठ, शान, बरकाकर, बचाकर। अब हम कुंभनदास जी के बारे में जानेंगे। कुंभनदास ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सिकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। कक्षा 9वीं के इस पाठ प्रेमचंद के फटे जूते का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते। अब हम इस पाठ का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। हरिशंकर परशाई जी द्वारा लिखित यह पाठ उपन्यास सम्राट एवं कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी को लक्ष्य कर लिखा गया व्यंग्य लेख है। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक फोटो है जिसमें उन्होंने धोती कुर्ता और टोपी पहन रखी है। प्रेमचंद जी के पैरों में बेतरतीब बंधे जूतों से पतरी निकल रही है और बाएं पैर के जूते के छेद से एक अंगुली बाहर झांक रही है। उस फोटो को देखकर लेखक सोचने लगा कि जो व्यक्ति फोटो में ऐसा दिखता है वह अपने वास्तविक जीवन में कैसा होगा। फोटो में प्रेमचंद की व्यंग्यपूर्ण हंसी देखकर लेखक सोचने लगा कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए सब कुछ मांग कर ले आते हैं, तो प्रेमचंद को भी जूते किसी से मांग लेने चाहिए थे। उस फोटो में मुस्कान को लक्ष्य कर लेखक उसका आशय अर्थ जानना चाहता है। वह पूछता है कि क्या होरी का गोदान हो गया या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया। लेखक यह अर्थ भी निकालता है कि मादो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। लेखक फिर प्रश्न करता है कि प्रेमचंद का जूता फट कैसे गया। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए रोज मील 2 मील का चक्कर काटकर घर आते थे। क्या बुराइयों को ठोकर मारते मारते जूते फाड़ डाले। लेखक इस तरह प्रेमचंद की कहानियों एवं उपन्यासों के पात्रों को लेकर सोचता है कि जिसे प्रेमचंद घृणित समझते थे उस पर ठोकर मारने से जूता फट गया, क्योंकि वे जीवन में किसी से समझौता नहीं कर सके और घृणित समझे जाने वाले के प्रति हाथ की अंगुली से नहीं अपितु फटे जूते से झांक रही अंगुली से ही मानो संकेत करते रहे। चेहरे की व्यंग्य भरी मुस्कान भी यही व्यक्त कर रही है। आज वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में काफ़ी परिवर्तन आया है। वस्तुतः वेशभूषा से व्यक्तित्व का पता चलता है, उसके स्वभाव, आचरण, आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक स्थिति, रुचि आदि का भी पता चलता है। आजकल लोग वेशभूषा के प्रति अधिक सतर्क रहते हैं। यथासंभव अच्छी काट के और नए फैशन के कपड़े पहनते हैं। जूतों के पहनावे में भी काफ़ी सतर्कता दिखाते हैं। सामान्य गरीब लोग भी जितना संभव हो ठीक ठाक ढंग की वेशभूषा अपनाने का यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। अब लोग वेशभूषा को आर्थिक संपदा, शिष्ट आचरण एवं सभ्यता से जोड़कर भी देखते हैं, तो कुछ लोग दिखावा भी करते हैं। लेखक जी कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी दिखावे की प्रवृत्ति नहीं रखते थे। वे अपनी आर्थिक
कमजोरी को नहीं छिपाते थे और ईमानदारी से अपने सरल और सहज व्यक्तित्व को सबके सामने रखते थे। इसी कारण एक जूता फटा होने पर उन्होंने फोटो खिंचाते समय उसे नहीं बदला या नया जूता नहीं पहना। दूसरी बात यह है कि जूते से अंगुली भले ही बाहर दिख रही थी, परंतु उससे पैरों के तले तो बचे हुए थे, जबकि लेखक के जूते में तलवा ही नहीं था और उससे पैर नीचे से घायल हो रहा था। लेखक का ऐसा कार्य वस्तुतः दिखावे की प्रवृत्ति का परिचायक होने से घृणित था। इसी कारण फटे जूते से बाहर आई अंगुली से जो व्यंग्य किया जा रहा था उसे लेखक समझ गया था।